दोस्तों नमस्कार। वर्णिका हिंदी के खास कार्यक्रम बिंदास बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष सारंग। आज हम बात करेंगे ईडी की कार्रवाई की। ईडी वही ईडी जिसके एक अधिकारी को रिश्वत लेते तमिलनाडु में पकड़ा गया था, 20 लाख रुपए रिश्वत के रूप में लेते हुए। उसके एक महीना पहले राजस्थान में भी अक्टूबर नवंबर का महीना था पिछले साल, वहां 15 लाख रुपए लेते हुए राजस्थान की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई ने उस अधिकारी को पकड़ा था। तो जो भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई के लिए ईडी को लगाया जाता है, उस ईडी के अधिकारी खुद भ्रष्ट होते हैं। ऐसा पिछले 2 कार्रवाई के बाद ये सामने बात आई थी। ईडी की कार्रवाई पिछले 2-3 दिनों में दिल्ली से लेकर रांची, पटना और हरियाणा में ईडी की दबिश बढ़ी है। 28 तारीख को पटना में जो तख्ता पलट हुआ, महागठबंधन की सरकार के बाद एनडीए की सरकार बनी, उसके अगले ही दिन लालू प्रसाद यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। लगभग 9 घंटे तक पूछताछ हुई और आज एक साथ ईडी की दबिश झारखंड और बिहार दोनों जगहों पर बढ़ी। आज तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई है। उधर रांची में हेमंत सोरेन से भी पूछताछ हुई है। मीडिया में ये जोर शोर से चलाया जा रहा था कि हेमंत सोरेन गायब हैं, फरार हैं। जब जब चुनाव निकट आते हैं, भाजपा और मोदी सरकार ईडी को आगे करती है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर निशिंद किंजल। राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीति को बहुत गहराई से समझते हैं। हम बात करेंगे कि जो कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, मोदी जी खुद कहते हैं कि हम हर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी है। क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ईमानदार हैं, या फिर ये सिर्फ विरोधियों को ठिकाने लगाने का एक उपक्रम है? क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप? नमस्ते जी। संतोष जी, ये बात सही है कि हाल के दिनों में जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ईडी या फिर जांच की संस्थाएं और बहुत सारे ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब पर उंगलियां उठनी शुरू हुई हैं। कहा जाता है कि ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ये इंडिपेंडेंटली नहीं काम कर रही हैं। ऐसी बातें चारों तरफ से आनी शुरू हो गई। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं पर से आवाम का भरोसा उठेगा तो फिर जो रेमेडियल कोर्स होता है, आखिर लोग फिर किधर देखेंगे और कहां सोचेंगे कि कहां हमें राहत मिलेगी। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी चाहिए, लेकिन इसको लेकर जो राजनीतिक इस्तेमाल की चर्चा और आरोप लग रहे हैं, खास करके नरेंद्र मोदी जी के सरकार पर, यह पहले इतना जबरदस्त इसके बारे में चर्चा नहीं हुई। आपने बताया कि कैसे तमिलनाडु में एक पदाधिकारी पकड़े गए, राजस्थान में पकड़े गए, ये अच्छा संकेत नहीं है। मे बी ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग, एक फेनोमेनन होता है जिसमें कि एक आदमी पकड़ा जाता है, मे बी कई लोग और होते हैं जो बच जाते हैं, लेकिन पुरानी कहावत है कि जो पकड़ा गया वही चोर है। सही बात है, कल राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, जो हेल्थ के हिसाब से काफी बीमार हैं, उन्हें करीबन 9-10 घंटे तक ईडी के कार्यालय में रखा गया और काफी रात गए उनको वहां से छोड़ा गया। मैं भी वो तस्वीरें देख रहा था, तो कहीं ये अच्छा तो नहीं लगता कि इतने बीमार आदमी को आप इतनी ठंड में कहीं आप, क्योंकि पूछताछ कितनी देर में आप चाहें तो कम समय में भी कर सकते हैं, चाहे तो उसे लंबा भी खींच सकते हैं, या चाहे तो उनके घर जाकर भी ये पूछताछ की जा सकती थी। क्योंकि उनका, मुझे जहां तक जानकारी है, मैं एक चिकित्सक भी हूँ, जो उनके जितने ऑपरेशन हो रखे हैं
हार्ट का ऑपरेशन हो रखा है, किडनी का रिप्लेसमेंट हो रखा है, बहुत सी दवाइयां उनको ऐसी चलती होंगी जिससे आपकी प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है, मतलब इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो आपको इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं। ये सब उनको चल रहा है। ब्लड थिनर, खून पतला करने की दवा, ये सब चलती है। और उस परिस्थिति, शुगर भी उनको है, मैं जहां तक जानता हूं। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच का तकाजा होता है कि इन चीजों को आप जितना सरल बना सकें और कुछ सहूलियत के साथ जांच करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं देख रहा था मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। एनीहाउ, आज मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कल ही पता चली थी कि आज तेजस्वी और शायद उनकी और बहनों की भी आज पेशी होनी थी। इस बात से खुले तौर से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि सत्ता में जो लोग बैठते हैं वो बड़ी संस्थाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एक बात और है, यहाँ पर मैं थोड़ा-सा आपसे ये थोड़ा डाइग्रेशन चाहता हूँ कि पहले का एक छोटा-सा मैं लालू जी से पहले मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। भारत में बहुत बड़ा व्यक्तित्व हुआ है श्रीमती इंदिरा गांधी का। इंदिरा जी जब सत्ता से बाहर हुई, इमरजेंसी के बाद जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और इंदिरा जी विपक्ष में आ गए, उस समय में उनके ऊपर कई प्रकार के आरोप लगे और एक शाह कमीशन का गठन हुआ था। और उस शाह कमीशन के गठन होने के बाद उनको जो एक दबाव डाला गया कि आप रोजाना पटियाला हाउस, जो हाई कोर्ट है दिल्ली का, पटियाला हाउस में आके आप रोजाना हाजिरी दें और वहां आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और ये भी गौरतलब है कि ये जब उनको बुलाया गया तो 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी और अंतिम बार 19 जनवरी लगातार उनको बुलाया जाता था, इंदिरा जी को। वो जाती थी वहां, बैठती थी। अंतिम दिन उन्होंने जो कटघरे में बैठने से मना किया, बोली कि मैं मुझे जो जानकारी प्रधानमंत्री के रूप में जो जानकारी हासिल हुई, वो मेरी जो गोपनीयता की शपथ है उसके खिलाफ है कि मैं उन चीजों को इस चैम्बर में जहां और भी लोग बैठे हैं, यहाँ इसको मैं आपसे आपके साथ साझा करूं। तो इंदिरा जी जैसे व्यक्ति को भी जब कमीशन के माध्यम से बुलाया गया, स्वाभाविक है उस समय की जो सरकार थी, संभवतः मोरारजी देसाई और जो भारतीय जनता पार्टी उस समय तो नहीं थी, जनता पार्टी की जो सरकार थी, उन लोगों ने कहीं न कहीं इसमें आया कि बदले की भावना से या उनको परेशान करने की नियत से वो शाह कमीशन बिठाया गया था। और शाह कमीशन की फाइनल रिपोर्ट आ गई और 20 फरवरी 1978 को, तो 2 महीने के अंदर में वो केस क्लोज हो गया। लेकिन इंदिरा जी ने सहयोग किया। लेकिन उस काल में और आज के काल में बहुत फर्क है। इसके कुछ दिनों बाद 1979 में एक केस में इंदिरा जी साउथ में थी और उस समय अचानक उनको जानकारी मिली कि मारुति उद्योग लिमिटेड का एक फाइनेंशियल केस था। 31 मई 1979 79 को जेल हो गई संजय गांधी को, इंदिरा जी के सुपुत्र को, और उनको तुरंत तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। इंदिरा जी भागी भागी आई, मिलने गई, बोली बेटा तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारा पुनर्जन्म है राजनीति में। और फिर बाद में वो कुछ दिनों के बाद संजय गांधी निकल गए। कहना मैं ये चाहता हूं कि ये नया नहीं है कि जो एजेंसीज हैं उनका इस्तेमाल सत्ता पक्ष अपने लाभ के लिए करता है, और ये बढ़िया संकेत नहीं है। ये कहीं से लेकिन भी इसमें अच्छा नहीं। जी, हाँ मैं यहाँ थोड़ा रोकूंगा। जी, कांग्रेस के रीजन में भी सीबीआई को सरकारी तोता कहा जाता रहा है। उस बिल्कुल दौर में भी सीबीआई को आगे करके जो राजनीतिक दुश्मन है उनको घेरने की कोशिश हुई। लेकिन यदि बिल्कुल तुलना हुआ। करें 14 के बाद और 14 के पहले हम्म, जो कार्रवाई हम्म, एजेंसियों के माध्यम से हुई, तो हम्म, पहले कांग्रेस के रीजन में कांग्रेस के नेता भी जो भ्रष्टाचार के आरोपी हुए हैं उन्हें हाँ जेल भेजा गया। लेकिन अगर उस रेशियो में देखें जो मोदी की सरकार है, अगर वाकई नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर होते
जो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, तो इनके दर्जनों नेता आज जेल में होते और रेड ईडी करती। अब उधर हम देखें, अब तो ये खुली आम चर्चा में है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है। आप हेमंत बिश्व शर्मा को लीजिए, मुकुल रॉय को सही है। लीजिए, शुभेंदु अजित अधिकारी पवार। का नाम लीजिए, नारायण राणे हो गए, छगन हाँ हाँ, भुजबल, अब अभी बिल्कुल अजीत पवार। तो ये बिल्कुल। तमाम जो भ्रष्टाचारी, खुद बीजेपी ने आरोप लगाया था, हाँ जिन हाँ पर ईडी ने रेड भी मारा, आरोप पत्र भी दाखिल किए गए, उसके बावजूद जैसे ही बीजेपी में लोग गए, कोई कार्रवाई नहीं। हाँ मोदी हाँ जी ने खुद कहा था 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाला जो राकापा है, मतलब एनसीपी, जिसके अजीत पवार 3 दिन 4 दिन बाद ही आपने देखा हाँ हाँ चक्की हाँ हाँ, पिसिंग करने बिल्कुल। वाले लोग समकक्ष बैठे। तो हाँ हाँ, इन दोनों रीजन में थोड़ा फर्क मुझे दिखता है। बिल्कुल। आप कैसे देख रहे देखिए, ये बात सही है। पहली बात कि सत्ता पक्ष इन संस्थाओं का दुरुपयोग करता है, ये बराबर से चला आ रहा है। ये भी एक बात आपका कहना सही है कि 2014 के बाद से अपेरेंटली ये चीजें थोड़ी ज्यादा ही मुखर हैं, और ये जो एक पक्षपातपूर्ण रवैया, ये सेंट्रल स्टेज पे ज्यादा दिखने लगा है, पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा दिखने लगा है। और खास करके जनता में अविश्वास का कारण भी है। जैसे प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं थे, तो उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि देश का अरबों रुपया स्विस बैंक में पड़ा है, हम लोग यदि सत्ता में आएंगे तो सारा नाम उजागर करेंगे, और जिन लोगों के पास पैसा है वो काला धन को हम देश में वापस लाएंगे। उस समय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था और इनके साथ के लोगों ने भी कहा था। और सच्चाई यह है कि आज 10 साल बाद भी उसका कोई अता पता नहीं है। इससे होता क्या है कि जनता में, आम लोगों में अविश्वास पैदा होता है। ये बात है कि ठीक है, कोई आदमी उनकी पार्टी से जुड़ा है या पार्टी का समर्थक है, तो वो इस बात को भले पब्लिक डोमेन में इसकी चर्चा नहीं करे, लेकिन वो आप अकेले टेबल पर बैठेंगे तो वो सभी इस बात को निश्चित रूप से मानते हैं कि भ्रष्टाचार पर जो आपने कहा था उसको सरजमीन पर भी उतारना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, आपने ठीक कहा कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन के समान काम कर रही है। कोई आदमी यदि जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के चार्ज भारतीय जनता पार्टी खुद लगाती है, और फिर वो व्यक्ति यदि उनके पार्टी में या उनके गठबंधन के साथ जुड़ जाता है, तो फिर वो सारे आरोप हवा हवाई हो जाते हैं। ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे एक मैसेज जाता है कि यदि आप सुरक्षा चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी या उसके सिस्टम में आप शामिल हो जाए। ये लोकतंत्र और समाज के लिए, देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और अंतिम बार रही बात लालू प्रसाद और उनके कुनबे की, या फिर आपने जैसे कहा कि हेमंत सोरेन, या फिर देखें तो अरविंद केजरीवाल के पार्टी में देखेंगे तो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, ये सब लोग अभी भी हिरासत में ही, जेल में ही है। और जहां तक मेरी जानकारी है, कोई ठोस इन लोगों के खिलाफ कुछ आरोप सिद्ध नहीं हुए, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं प्राप्त हुए, उनके ऊपर कोई शायद चार्जशीट भी नहीं हो पाया है अभी तक, और फिर भी उनको बिना कारण बताए जेल में रखा गया है। ये अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि जो आज सत्ता में है, ये सत्ता कोई स्थायी चीज नहीं है। कल को जो आज सत्ता में है, वो कल को विपक्ष में होंगे। आप जो प्रेसिडेंट्स तय करके जाएंगे, जो रास्ते आप बता के जाएंगे, जो उदाहरण आप दिखा के जाएंगे, कल को कोई दूसरी सरकार आएगी तो वो फिर बदले की भावना से काम करेगी, वो शायद इससे भी बुरा करे। तो हैं? यदि जी आप बिल्कुल। सत्ता में बैठे हैं, तो इसको आप ये नहीं मान लें कि आप पर आप मतलब किसी भी कानून से परे हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। लोकतंत्र है, भारत का लोकतंत्र बड़ा खतरनाक लोकतंत्र है, इसने अ, किसी को अ, नहीं बख्शा है। जी, हम्म, एक पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं। उमेश जी, हाँ। आप जरा वीडियो ऑन कर लें। उमेश जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? लगता है डिस्कनेक्ट हो गए। खैर, हम्म, अभी जो लालू प्रसाद यादव से लगातार पूछताछ कल हुई और आज तेजस्वी यादव को बुलाया गया था। उधर फिर हेमंत सोरेन के साथ जो दिन भर हुआ, क्या लगता है कि इन लोगों का
पॉलिटिकल ये लोग माइलेज ले पाएंगे, सहानुभूति का कुछ वोट बढ़ेगा या इनके खिलाफ होगा ये सब सारा? क्योंकि सिर्फ इस देश में हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ही भ्रष्ट नहीं है। आज जो बीजेपी का के नेताओं का जो स्टेटस देखिए, आज यूट्यूब इस पे सोशल मीडिया पर लगातार चलाया जा रहा था 2 तस्वीरें अगल-बगल में लगाकर कि देखिए तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव कि कैसे झोपड़ी में रहते थे इस मकान में और इतना यहाँ से लेकर दिल्ली तक ये मकान इतना भव्य मकान बना लिया है। ये तमाम नेताओं का अगर खंगाला जाए कि शुरुआत उन्होंने कहाँ से की और आज कहाँ है। 36 लाख हेमंत सोरेन के यहाँ से कैश बरामद हुआ है। इससे ज़्यादा करोड़ों रुपए तो बहुत सारे नेताओं के घर में मिल जाएँगे, गाड़ियों में मिल जाएँगे। सिर्फ उस पर कार्रवाई तो हो, लेकिन चूँकि सत्ता में लोग हैं, कार्रवाई हो नहीं सकती। मीडिया तमाम मामलों को देती है, जो गोदी मीडिया आजकल कहा जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान के मामले, तो मेरा ये कहना है कि क्या लालू प्रसाद यादव से पहले के मुख्यमंत्री या इस बिहार की बात अगर हम फोकस करके कहें, तो इनके पहले जगन्नाथ मिश्रा थे। उनका नाम भी चारा घोटाले में आया था। लेकिन आज की पीढ़ी से पूछा अगर जाए कि जगन्नाथ मिश्रा का नाम सुना है, तो शायद ही बता पाएँगे कि उन पर भी आरोप लगा था, धो-पोछ दिया गया। तो थोड़ा हम पीछे जानना चाहते हैं कि लालू प्रसाद से पहले क्या बिहार में कोई घोटाले नहीं हुए और सारे के सारे नेता पाक-साफ थे? थोड़ा इस पर थोड़ी-सी टिप्पणी हम चाहेंगे आप। बहुत अच्छा आपने इस बात को प्रसंग को रेखांकित किया है। ये जो चारा घोटाले की जो जो पशुपालन घोटाले की जो बात उठी, यदि आप इसे प्रामाणिक रूप से देखेंगे, इसके यदि आप डॉक्यूमेंट्स में जाएँगे, तो मिलेगा कि ये कोषागार से अवैध निकासी होती थी। कोषागार से अवैध निकासी होती थी और ज़्यादातर ये झारखंड के इलाकों से हो रहा था, चाईबासा, छोटा नागपुर और रांची, ऐसे-ऐसे कई कोषागार, ट्रेजरी जिसे कहते हैं, उस ट्रेजरी से निकासी निकासी होती थी और ऐसा लगा कि इसकी जानकारी सरकार को नहीं होती थी। उस समय लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे, उनको जानकारी मिली, ज ज जैसा नैरेटिव सामने आया, तो उन्होंने तुरंत तुरंत फाइनेंस कमेटी की एक बैठक बुलाई और फिर कहा कि इमीडिएटली सभी डीएम को आदेश दिया जाए कि कोषागार से जो निकासी हो रही है, इसकी निगरानी की जाए और इस पर अद्यतन रिपोर्ट सौंपी जाए। तो उस समय के जो पदाधिकारी लोग थे, उन पर लालू प्रसाद ने स्वयं कहा कि आप इसको जाँच करिए और इसकी सूचना हमें दें। फिर लालू प्रसाद के साथ जो पॉलिटिकल उनके जो सहयोगी लोग थे, सलाहकार थे, कुछ लोगों ने कहा कि इस केस की इंक्वायरी आपको सीबीआई को दे देनी चाहिए। लालू जी ने कहा कि सीबीआई को देने का मतलब है कि जो हमारे विपक्षी पार्टियां जो दिल्ली में हैं, उनके हाथ ये हथियार लग जाएगा और ये अच्छा नहीं होगा। सो इसको हम पॉलिटिकल माइलेज बनाने का काम क्यों, किसी को मौका हम क्यों दें कि इसका पॉलिटिकल माइलेज कोई उठाए? हम जांच करके जो दोषी है उनको पकड़ते हैं। लेकिन बाद में पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ कि नहीं, आप सीबीआई को इसका जांच सौंपिए और इसकी निगरानी है वो पटना हाई कोर्ट के जिम्मे दी गई। खैर ये अलग बात है। उसमें हुआ क्या था, आप यदि याद करेंगे तो 24 जुलाई 1997 1997 24 जुलाई, ध्यान रहे उस दिन केंद्र में जनता दल की सरकार थी, देवगौड़ा ऑब्लिक गुजराल साहब की, और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव थे, कार्यकारी अध्यक्ष शरद यादव थे। उस दिन 24 जुलाई 1997 को लालू जी मुख्यमंत्री थे बिहार के, उन्होंने रिजाइन किया और राबड़ी देवी जी नई मुख्यमंत्री बनाई गई। याद रहे दिल्ली में जनता दल की सरकार है और लालू जी जनता दल के अध्यक्ष हैं। 30 जुलाई, उस समय ये सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन थी, शायद आपको याद होगा सीबीआई के डायरेक्टर उस समय जोगेंद्र सिंह हुआ करते थे। जी, जी। 30 जुलाई 1997 दिल्ली में प्रधानमंत्री देवगौड़ा या गुजराल थे उस समय। लालू जी उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और बिहार में उनकी सरकार, बिहार झारखंड में उनकी सरकार चल रही थी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे और 30 जुलाई 1997 को लालू जी को सरेंडर करना पड़ा और इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। ये मैं
क्यों कह रहा हूं कि कई दफा उस समय भारतीय जनता पार्टी कम से कम सामने सरकार में नहीं थी। सीबीआई जो थी वो लालू जी के पार्टी के लोग ही उस समय केंद्र के शासन में थे। पटना में भी शासन उन्हीं का था, उस पार्टी के अध्यक्ष थे। फिर भी इनको सरेंडर करना पड़ा, मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा और जेल तक जाना पड़ा। कहना यह चाहता हूं, आखिर ऐसा क्यों होता है? 77 से यदि आप देखेंगे तो 77 से कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे, जिनको अभी हाल में भारत रत्न मिला है, कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय ये बातें सामने आई थी कि कोषागार से अवैध निकासी हो रही है। ये बात चलती रही, रामसुंदर दास जी के रेजिम में भी चली। अब बाद के समय कांग्रेस के 5 और मुख्यमंत्री आए, बिंदुश्री दुबे जी, भागवत झा आजाद जी, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, चंद्रशेखर सिंह और अंत में जगन्नाथ मिश्रा। तो तो लालू मतलब जी से आप हाँ, जी आप आपका आपका इशारा ये है कि लालू से पहले के जो कुछ मुख्यमंत्री थे बिल्कुल। उनके हाँ, समय से ये घोटाले हो रहे थे, लेकिन सारे ये आरोप लालू अवैध प्रसाद पर लगे। ये अवैध निकासी के प्रमाण मिले लोगों को कि ये अवैध हाँ हाँ। निकासी कोषागार से, यह प्रक्रिया पहले भी जारी थी। लेकिन जब जांच का आदेश होता है तो वो आदेश हुआ कि 1990 से आगे की जांच की जाए। लोगों ने यह प्रश्न उठाया कि ये जांच क्यों नहीं, 77 से जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? लोगों ने प्रश्न उठाया कि 1977 से जांच करिए ना, भले ही उस जांच में निकल जाए कि हाँ कर्पूरी ठाकुर जी के रेजिम में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ था, अच्छी बात है, तो उनको आप उनका नाम हटा दीजिए। रामसुंदर दास जी में हटा दीजिए, बिंदेश्वरी जी के रेजिम में नहीं हुआ था, लेकिन जांच तो करिए 77 से यदि आपके पास प्रमाण है। हो सकता है 77 के पहले भी होता रहा हो, लेकिन चर्चा 77 से हुई। लेकिन वो 7 मुख्यमंत्रियों के नाम, जगन्नाथ मिश्रा जी का तो नाम आया उसमें, लेकिन बाकी 6 मुख्यमंत्रियों का नाम या चर्चा में या जांच के दायरे में उनको नहीं रखा गया। अच्छा, एक बार शायद जगन्नाथ मिश्रा के कार्यकाल में ही ना ओवरसियर की बहाली या इंजीनियरिंग की बहाली में कुछ लेन देन का मामला भी उठा था शायद उस समय, या किसी बहाली में। जगन्नाथ मिश्रा जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय कई प्रकार के आरोप उनके ऊपर में आते रहते थे और बहुत सी तरह की बातें चलती थी, कुछ कहावतें भी चलती थी कि वो सुबह जब जब दातुन करते हैं उसके पहले कुछ लोगों का शक्ल देखना चाहते हैं कुछ। तो ये सब चीज कोई छिपी हुई बात नहीं है। भागवत अच्छा। झा आजाद जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय की भी कई कई चर्चाएं चली, तो सब चीज जी। चला। लेकिन एक कहावत है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। तो हम्म, लालू यादव से मुझे लगता है एक चूक हो गई। हम्म, लालू यादव ने एक ही साथ कई फ्रंट पे दुश्मनी मोल ली जी, उसी का और यही खामियाजा उन भुगतना है। हाँ, और यही उनको जो भुगतना पड़ा। क्योंकि एक कहावत है, चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि आप दुश्मनी मोलने से पहले देख लें कि आप सकेंगे उस दुश्मन के सामने या नहीं। हम्म, लालू जी को चूंकि इतनी जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली हुई थी कि हिंदी में एक शब्द है अहमन्यता या कहें अहंकार, और उन्होंने अपनी जीवनी में कहा भी है लालू जी ने कि मैं अहंकार से भरा हुआ था, मैं दोस्तों की बात नहीं सुनता था और लोगों के साथ सलाह मशवरे में कम करता था। और ये सच्चाई है, मैंने भी बहुत नजदीक से इन चीजों को देखा है। लालू जी निश्चित रूप से एक समय था जब उनमें अहंकार था। यह अहंकार नहीं होता, उनका व्यवहार खराब नहीं होता, तो जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बड़े नेता उनसे अलग नहीं होते, समता पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। शरद यादव जैसे बड़े नेता, शरद जी और नीतीश कुमार जैसे लोग, जिन लोगों ने लालू यादव को गद्दी पर बिठाया था, ये लोग उनसे अलग नहीं होते। कहीं ना कहीं इन लोगों को लालू जी के व्यवहार से हुआ रहा होगा। और तो और आप याद करें, मैंने शुरू में कहा कि जब लालू जी पहली बार गिरफ्तार हुए तो केंद्र में इनके ही प्रधानमंत्री थे। वो चाहते तो इसको रोक सकते थे, लेकिन देवगौड़ा या इंद्र कुमार गुजराल, उनको भी इनके किसी व्यवहार से तकलीफ लगी होगी। उन लोगों ने भी कहा कि जो होता है होने दो, हमें कोई चिंता नहीं है। तो मुझे मुझे लगता है कि अभी जिस दौर से राजनीति गुजर रही है या हमारा हम्म, समाज गुजर रहा है इतिहास के जिस दौर जी से, हाँ, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कोई इक्का दुक्का नेता होगा जो हाँ, बिल्कुल ड्राई होगा। यहाँ हाँ, तो ये तो तमाम जो ये योजनाएं सही हैं, है। हाँ, जो भी योजनाएं चल रही हैं, या कंस्ट्रक्शन का जो काम चलता है, निर्माण हाँ, का, तो सड़क निर्माण से लेकर तमाम, वो तो एक फिक्स है जो हाँ, कमीशन नीचे से ऊपर तक जाता है।
यहाँ तो बिल्कुल, वीसी बिल्कुल, की बिल्कुल। बहाली में करोड़ों रुपए दे करके वीसी बहाल होते हैं। राजभवन तक जाता है, फिर ऊपर तक जाता है। ये सब हाँ, हम लोग बिल्कुल करीब से देखते हैं। और आज करेक्ट। के डेट में यदि बीजेपी के नेता को के किसी नेता के घर में छापा मार दिया जाए या किसी भी नेता के घर में, तो कुछ ना कुछ रुपए निकल आएँगे। कैश, सोना वगैरह-वगैरह। खैर, लालू जी और बाकी जो बहुजन समाज के जो नेता हैं, खास करके जो जिन लोगों ने सामंती व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने मनुवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसका खामियाजा लालू प्रसाद को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, आपको जेपी मूवमेंट से चूँकि ये सारे लोग निकले हैं, लालू, नीतीश, ये हुँ, तमाम जेपी हुँ, मूवमेंट से हुँ, निकले हुए, हुँ, उपजे हुए नेता हैं। हुँ, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन महँगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ ही वो आंदोलन चला था, जिसके हुँ, पीछे छद्म रूप से जनसंघ या बीजेपी या आरएसएस के लोग भी थे। उस समय देश की जनता जेपी के नेतृत्व में सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी थी सड़कों पर। लेकिन आज विडंबना देखिए कि आज की सरकार विपक्षी दलों के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है और हुँ, जनता सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ चुप है। हुँ। क्या देखिए कहेंगे ये आप? हाँ, ठीक ठीक आप ठीक बात ये बिल्कुल नैरेटिव बदला हुआ है कि जयप्रकाश नारायण का जो उस समय जो तथाकथित आंदोलन हम तथाकथित आंदोलन ही कहते हैं, वो तथाकथित एक मूवमेंट चलाया गया था इंदिरा गांधी को अपदस्थ करने के लिए और इंदिरा गांधी को झुकाकर कुछ बातें मनवाने के लिए। और वो चीजें 1980 आते-आते इंदिरा गांधी से समझौता हो गया। फिर जब समझौता हो गया तो जो लोग जयप्रकाश जी के साथ उस समय थे उसका एक बहुत बड़ा घाड़ा था। वो फिर इंदिरा जी के पास वापस चला गया, जिसके कारण 1980 में दोबारा जब चुनाव हुए तो इंदिरा जी बहुमत के साथ फिर सत्ता में वापस आ जाए। जेपी मूवमेंट से एक फायदा हुआ कि जेपी मूवमेंट ने आरएसएस को राष्ट्रीय मानचित्र पर स्टैब्लिश कर दिया। और वो उसके जेपी बाद अन्ना मूवमेंट की देन आंदोलन दूसरी मजबूती अन्ना आंदोलन के बाद आई। हाँ, अन्ना आंदोलन तो बहुत छोटा कहेंगे जेपी मूवमेंट के सामने तो ये कुछ भी नहीं था। ये तो एक एक छोटा सा हिसाब किताब था। इन लोगों ने चूंकि कोई मुद्दा उस समय इन लोगों के सामने नहीं था। जो पहला जो यूपीए 1 था, मनमोहन सिंह की पहली जो सरकार आई थी 2004 से 2009 वाली, उस हुँ, सरकार में 2-3 काम ऐसे हो गए जो हमारे यहाँ जो सामंती सोच के लोग हैं उनको पसंद नहीं आया था। पहला जी, जी। कि उस समय मनमोहन सिंह की सरकार ने एक फैसला लिया था कि जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है उसमें कमजोर वर्गों को, पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाए। हुँ, ये हुँ, पसंद नहीं आया था लोगों को, पहली चीज। दूसरा, उसी समय शिक्षा का अधिकार कानून बना, राइट टू एजुकेशन बिल। मैं 2010 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग का सदस्य था, तो बहुत अच्छा, आपका गहराई 1 से मिनट सर 1 मिनट लगता है हाँ, कि नेट कहीं डिस्टर्ब है क्या? वीडियो आपका रुका हुआ दिख रहा है। रुका हुआ है अभी। आवाज़ तो आ रही है लेकिन हाँ। यहाँ तो ठीक दिख जी, रहा जी, है। अब अच्छा, हाँ, अभी ठीक है। हाँ, थोड़ा-सा है लेकिन आ जाएगा, चलिए बातचीत कंटिन्यू करिए। ओके, तो मित्रों लगता है कि नेट कमज़ोर है, डिस्टर्ब हो गया है इसलिए कट गए हैं। ख़ैर हम बात कर रहे थे ईडी की कार्रवाई को लेकर जो कुछ भी हलचल मची है दिल्ली से लेकर झारखंड और बिहार, हरियाणा तक, उस पर हम बात कर रहे थे। यहाँ मुझे ये बात याद आती है कि विरोधियों का करप्शन करप्शन और बीजेपी का करप्शन राष्ट्रवाद। यह बातचीत आपको आज कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले अंक में किसी खास मेहमान के साथ आपके बीच हाज़िर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।